हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3। इससे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 हो चुका है। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बटन आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो सुकून से बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं अनंत से भी आगे। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द मेटेलिक कंडक्टर ये क्या चीज़ होता है। लेकिन बच्चों इससे पहले जो आपका ये पूरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, इसमें आपके कुल कितने टॉपिक हैं, हम लोग को आखिर पढ़ना क्या क्या है, तो आज हम लोग पहले उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम ये आपका चैप्टर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपका टॉपिक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द मेटेलिक कंडक्टर। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इतना सारा टॉपिक जो आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि एनसीईआरटी में जो आपका सिलेबस है बच्चों, ये पूरा का पूरा टॉपिक इतना ही दिया गया है जो हम लोग को पढ़ना है। ओके, अब ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, कॉपी उठा लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और बच्चों आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो आपका टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट है, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द मेटेलिक कंडक्टर। दो टॉपिक देखने वाले हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने बच्चों पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होता है ना, अगर इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको अगर हम लोग और आसान भाषा में बात करें तो अगर किसी कंडक्टर, किसी तार के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज बह रहा होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बह रहा होता है, उस बहने को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने ये जो दिख रहा है ये एक वायर है। क्या है कि वायर है। अब इस वायर में आपको ये जो दिख रहा है ये एरो कर करके, तो ये मान लो आपके इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में, किसी मेटल में ये फ्री होते हैं। अब ये फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब उसको बाहर से एनर्जी मिलती है तो ये चलना शुरू कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी तार के अंदर, किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का चलना। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे ये बात लिखा भी है कि टाइपिकली कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चों इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही बना है। तो किसी वायर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन ही चल रहे होते हैं। ओके, अब यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं कि इसको किस चीज़ से दिखाते हैं, तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को दिखाते हैं कैपिटल आई से, या बहुत से लोग इसको स्मॉल आई भी लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से इसको मतलब डिनोट करते हैं। और बच्चों हम लोग यहाँ बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना, तो वो आपका बच्चों होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और इस एम्पियर को बच्चों दिखाते हैं उसी कैपिटल ए से, जो पहला वाला लेटर है। ओके, ये है इसका यूनिट। अब यहाँ पे ये जो आपका एम्पियर क्या होता है ये चीज़ अभी हम लोग समझने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान से आप लोग समझना कि मान लो कि जो आपका बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज मान लो क्यू हो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, और ये टी टाइम में किसी वायर के अंदर बह रहा हो। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन तो बहता है ना, तो इसी वायर में मान लो कि कोई क्यू चार्ज वो टी टाइम में बह रहा हो, तो आपका जो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो आई है ये बताओ कितना होगा। तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये फॉर्मूला होता है आपका कि जो ये आपका आई है इलेक्ट्रिक करंट, अब यहाँ पे जो क्यू चार्ज है ये बह रहा है कितने टाइम में, टी टाइम में, यानी आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, ये आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ओके, अब यहाँ से अगर आप लोग जरा ध्यान से देखना तो आपने क्लास 10th में भी देखा होगा कि क्यू इक्वल टू, देखो ये टी इधर भेजो, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई टी होता है। तो यहाँ से मैंने आई का वैल्यू निकाला है, तो क्यू अपॉन टी, तो यानी कि किसी वायर के अंदर क्यू चार्ज टी टाइम में बहेगा तो वो आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट आई होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ओके, अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये आपका पूरा का पूरा आई है इसका यूनिट भी आपने देख लिया, वो एम्पियर होता है, और इसका जो एम्पियर है वो किस तरह से निकाला जाता है। तो जरा ध्यान से देखना, अभी हम लोगों ने देखा कि आपका आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन में टी, जहाँ पर आपका आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और क्यू क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और बच्चों टी क्या है, टाइम, टी क्या है, टाइम। अब हम लोग जानते हैं कि जो ये आई है इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट होता है एम्पियर, यानी कि ये हो जाएगा एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर इक्वल टू क्यू, इसका यूनिट क्या होता है, कुलाम, यानी कि 1 कुलाम,
और अपॉन में टी यानी कि 1 सेकेंड, इसका ही तो होता है 1 सेकेंड। मतलब आपके बच्चों 1 एम्पियर क्या होता है? 1 सेकेंड में बहने वाला एक कुलाम चार्ज वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको यहाँ पे बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ओके, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि आई। अब ये बच्चों आप निकालोगे किससे? एम्पियर से। तो मतलब इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर, और आप इसी एम्पियर को क्या बोलते हो? कुलाम पर सेकेंड बोलते हो। क्या बोलते हो? कुलाम पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुलाम किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो उसका डायमेंशन कितना होता है बच्चों? उसका डायमेंशन होता है 80। क्या होता है? 80। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड का, तो सेकेंड आपका टी होता है। क्या होता है? टी। तो यहाँ से ना जो आप टी देख रहे हो, टी से टी क्या होगा बच्चों? कट जाएगा, तो सिर्फ आपका क्या बचेगा? एम्पियर ए। अब ऐसे भी अगर आपको कुछ याद है तो ये फंडामेंटल जो क्वांटिटी आपकी होती है, कुल 7 होते हैं ना, उन 7 में से आपका इलेक्ट्रिक करंट भी आता था, और वही इलेक्ट्रिक करंट जिसका डायमेंशन होता था ए यानी कि एम्पियर। ओके, अब यहाँ पे जो डायमेंशन होता है वो mlt के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन जो बच्चों आपका एम्पियर होता है वो एम्पियर के ही फॉर्म में लिखा जाता है। बाकी जो प्रूफ है ये आपके सामने है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को किस चीज़ से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर मतलब बच्चों क्या होता है? मतलब कि ऐसा वायर जो लोहे से बना हो, सोने से बना हो, चांदी से बना हो, मतलब किसी मेटल से बना हो। ओके, और कंडक्टर मतलब होता है कि ऐसा रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन आराम से बह सके। ओके, अब जरा यहाँ पे बच्चों ये बात जरा ध्यान से देखना, ये बहुत ही मेन चीज़ है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ बात चलती है सबसे पहले किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ पे जो आपके सामने फिगर बना है, इसमें ये जो आप देख रहे हो, ये जो चीज़ है आपके सामने, देखो ये जो जा रहा है, बह रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन बह रहा है किधर? तो किधर बह रहा है? ये बच्चों प्लस की तरफ भाग रहा है। तो प्लस की तरफ क्यों भाग रहा है? क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है माइनस चार्ज, और यहाँ पे जो प्लस है तो प्लस की तरफ जाहिर से बात है खींचेगा ही। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं किसी कंडक्टर की। तो क्या आप कॉपर के बारे में सुने हैं? कॉपर का जो एटॉमिक यूनिट होता है बच्चों वो 29 होता है। और यहाँ हम लोग इस बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो ये होता है बच्चों एक जो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिट होता है ना, KLMN, तो K वाले को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, L वाले को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, M वाले को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और N वाले को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कि उसी ऑर्बिट में हम लोग जितना इलेक्ट्रॉन देते हैं वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और यही आपका मेन पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से मतलब हम लोग जानेंगे, किस तरह से पहचानेंगे किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन आपका किस तरह से बहता है। तो जरा ध्यान से देखना कि सबसे पहला जो आपका बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा वो K वाले शेल में जाएगा। तो यहाँ पे इसकी लिमिट होती है कि K वाले में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, L वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, M वाले में 18 इलेक्ट्रॉन और N वाले में 32 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और कुल इलेक्ट्रॉन Cu यानी कि कॉपर के पास 29 है। तो 29 में से 2 इलेक्ट्रॉन आप K को दे दो तो 2 चला जाएगा K वाले में। अब कितना बचेगा? 27 में से बच्चों आपको L वाले को दे देना है 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये बच्चों आपका हो गया 2 और 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन तो आपका खत्म हो चुका है ना, K वाले में L वाले में चला गया है। कितना बचता है आपका? 19 इलेक्ट्रॉन। अब 19 में से आपको 18 इलेक्ट्रॉन देना है M वाले को। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो किस में जाएगा फिर? N वाले में। अब देखो N वाले में कितना चाहिए? 32, लेकिन 32 तो उसको नहीं मिल पाएगा ना, एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा N वाले में। अब जो बच्चों इस पूरे कॉपर में जो इसका आखिरी शेल है, आखिरी ऑर्बिट है, वो है N ऑर्बिट। और ये जो आखिरी वाला शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। अभी यहाँ आपने देखा KLMN, और KLMN के बेस पर जो आपके इलेक्ट्रॉन थे कॉपर के, वो 2 गए थे K वाले में और 8 गए थे L वाले में और 18 गए थे M वाले में और 1 इलेक्ट्रॉन गया था किसमें? N वाले में। ये हमें बात कर रहा हूँ किसकी? कॉपर की बात कर रहा हूँ। ओके, अब 2 इलेक्ट्रॉन आपको बच्चों देखो शेल की बात करते हैं तो ये K शेल होता है,
ये एल शेल होता है, ये एम शेल और ये वाला एन शेल होता है। तो ज़रा आप ध्यान से देखना कि न्यूक्लियस के करीब करीब जितने भी सेल हैं उनके इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस यानी कि उसके अंदर जो प्रोटॉन है वहाँ पर एक फोर्स लगता है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं। मतलब कि के वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में जो आपका प्रोटॉन मौजूद होता है, प्रोटॉन वो उस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या कूलॉम्ब फोर्स जो आप बोलते हो। तो यहाँ पे इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, निक्के वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो बंधे रहेंगे, ये भाग नहीं पाएंगे। ओके, एल वाले के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन आपके किस में हो गए? एल वाले में। एम वाले में कितना इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। बच्चों एम वाले को कितना इलेक्ट्रॉन मिल गया? 18 इलेक्ट्रॉन। और आखिरी शेल कौन सा है? एन, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। कि जो के एल एम का इलेक्ट्रॉन है ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और स्ट्रॉन्ग फोर्स से उस न्यूक्लियस से क्या है? बंधा है। मतलब कि जो के वाले का इलेक्ट्रॉन है, एल वाले का इलेक्ट्रॉन है, एम वाले का इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये भाग नहीं सकता। क्यों नहीं भाग सकता? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधा है। लेकिन जो ये आपका आखिरी शेल है एन वाला, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ है। मतलब कि इनके बीच में बच्चों ये जो फोर्स है ये कम लग रहा है। तो ये जो आपका आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है निकल के भाग सकता है। यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये निकल के ना, ये जो खाली जगह है यहाँ पे, मतलब कि एटम के अंदर जो खाली जगह होता है वो इलेक्ट्रॉन टूट के उसी खाली जगह में घूमने लगता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये फ्री नहीं है। ये फ्री कब होगा? जब ये टूट के बाहर क्या घूमने लग जाए, यानी अपने ऑर्बिट से निकल के बाहर आरी बगल घूमने लग जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। और वही इलेक्ट्रॉन मेन होता है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने का वजह। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोबारा एक वायर की। तो मान लो बच्चों यहाँ पे आपके सामने एक ये वायर है। आपको मालूम है कि ये वायर आपके बहुत सारे अलग अलग एटम से मिलके बने होंगे। अच्छा, ये वायर किसका है? मान लो ये वायर आपका किसका है? कॉपर का। अब कॉपर का एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास? 29 इलेक्ट्रॉन ना। तो ये मान लो अलग अलग जो आपके सामने दिख रहा है ये कॉपर का एटम है। अब इस सब के कॉपर के बाहरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यानी सबके पास में 1-1 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ध्यान से देना यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऑर्बिट से निकल के इसी में घूमने लग जाएं, यानी मान लो इसी में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के इसी में आरी बगल ये नहीं जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे करके ये ऐसे यहाँ पे फ्लो होने लग जाए, तो ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ये फ्री वाला, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब उस ऑर्बिट में बंधा नहीं है। ओके, ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इस पूरे चीज को किसी बैटरी से जोड़ देते हो, किससे जोड़ देते हो? मान लो बैटरी से। तो बैटरी में क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब कि एक वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या मतलब? तो बच्चों इसके अंदर से इस तरह से एनर्जी निकल के आएगी और ये एनर्जी ना इस तरह से इसमें इस तरह से फैल जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी बच्चों इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाएगी। ऐसे होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों वो इस तरह से, मतलब कि प्लस से इस तरह माइनस की तरफ बहेगा, है ना? प्लस से माइनस की तरफ बहेगा। जिधर आपका इलेक्ट्रिक करंट बहता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन है आता है। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन आपका है, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं बहेगा। हाँ, बहुत उल्टा बात है। ये इलेक्ट्रॉन बच्चों ना इधर बहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकल के आपके इसमें उल्टा यानी प्लस की तरफ आएंगे। अब प्लस की तरफ आने का मतलब क्या है? क्योंकि ये जो आपका है माइनस चार्ज है और यहाँ पे आपका प्लस जो प्लेट लगा है, तो प्लस वाले की तरफ माइनस वाला अट्रैक्ट होता है। मतलब यहाँ बात चलती है फोर्स की, मतलब इन प्लस और माइनस के बीच कौन सा फोर्स लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और माइनस के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरह से, आपका जो इलेक्ट्रॉन है इसमें नहीं भाग सकता। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के आएगा इस उल्टा यानी प्लस वाले की तरफ, और जो आपका इधर रहेगा तो इधर आपका इलेक्ट्रिक करंट बहता है। और हमेशा जो आपका बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब बहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस कि जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन किधर बह रहा है? इलेक्ट्रॉन उल्टा बह रहा है, प्लस से इलेक्ट्रॉन आपका किधर बह रहा है? इलेक्ट्रॉन आपका बच्चों प्लस के उल्टा आ रहा है। तो यही आपको यहाँ समझना था कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो प्लस से माइनस की तरफ, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि ई जिसको आप बोलते हो वो माइनस से प्लस की तरफ, मतलब कि जिधर इलेक्ट्रॉन बहता है उधर ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ओके, तो ये बात ज़रा ध्यान से देखना। बाकी अगर आपको बच्चों कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लेना। तो ऐसे ही सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है अनंत से भी आगे। थैंक यू सो मच।